अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शाराए दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, आज पाकिस्तान के लिए एक बड़े सेंस में सोगवार रोज़ है, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जो बानी हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर पूरे प्रोग्राम के, आज अफसोस के साथ हम तमाम से जुदा हो गए हैं और अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मोहसिन पाकिस्तान जो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को राइटली कहा जाता था, हर तरह से नाजरीन मुल्क की शान थे, मुल्क की आन बान थे। एक छोटा सा ये ट्रिब्यूट है उनके उनके पेश खिदमत, ये मुलाहिज़ा कीजिएगा, फिर वापस आते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं और एक छोटी सी हमारी ये कोशिश है उनको ट्रिब्यूट पेश करने की। उनकी जो सर्विसेज हैं पाकिस्तान के लिए अनपैरेलल्ड हैं और उनका शायद अल्फाज में हम बयान कर भी ना पाएँ, लेकिन ये एक बहुत छोटा सा एक ट्रिब्यूट है हमारी तरफ से। जी नाजरीन, बेमिसाल सलाहियत, बेमिसाल किरदार के मालिक डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान पाकिस्तान का बहुत बड़ा असासा आज हमसे जुदा हो गए हैं। उनको बाकायदा सरकारी एजाज़ के तहत उनको सुपुर्द खाक किया गया है और उनकी उनकी शान में जितना कहें कम है। ये मुख्तसर सा हमारी तरफ से एक उनके हवाले से इसी ट्रिब्यूट की कंटिन्यूटी में आप ये मुलाहिज़ा कीजिएगा। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान नाजरीन अप्रैल में 1936 में उनकी पैदाइश हुई और 1960 में उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से साइंस की डिग्री हासिल की। यूरोप से आला तालीम के बाद उन्होंने 1976 में इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉरेटरीज़ कोहोटा में उन्होंने बाकायदा शमूलियत इख्तियार की और मोहसिन पाकिस्तान ने 8 साल के अरसे में एटमी प्लांट नस्ब करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। 98 में नाजरीन भारतीय एटमी धमाकों के जवाब में 5 कामयाब एटमी धमाके किए गए, जिसका सहरा वंस अगेन डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को जाता है। और 2012 में चूंकि एक बहुत फलाही विजन उनका शुरू दिन से था, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने ट्रस्ट की बुनियाद रखी और फलाही कामों का जो मिशन था वो इस तहत उन्होंने जारी रखा। तो नाजरीन, बस अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी और हमने मुनासिब समझा कि आज प्रोग्राम का आगाज़ ही हम इस नोट पे करें। बाकायदा अपने मौजू का नाजरीन रुख कर लेते हैं। इसके साथ ही चूँकि अफ़गानिस्तान और अमरीका, पाकिस्तान, इन तमाम अमूर पे हम एक डेवलपिंग स्टोरी के तहत इसको हम कवर करते आ रहे हैं। सिंस डे वन हमने ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखी हैं और 15 अगस्त के बाद से ये एक मरतबा एक अनप्रेसिडेंटेड, ये एक बहुत खुश आइंद डेवलपमेंट है कि इस मरतबा अफ़गान तालिबान यानी कि तालिबान की जो हुकूमत है और अमरीका बाकायदा एक मुज़ाकराती सिलसिले में दाखिल हुए हैं और दोहा में ये जो तमाम मुज़ाकरात हैं वो शुरू हुए हैं, इनका बाकायदा आगाज़ हुआ है। दोनों इतराफ़ से अपनी अपनी डिमांड्स रखी जा रही हैं, अपने अपनी शराइत रखे जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान की तरफ से यानी कि तालिबान हुकूमत की तरफ से ये अमेरिका को कहा गया है और बाकायदा ख़बरदार किया गया है कि किसी तरह से उनकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो ना सिर्फ अफ़गानिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। फिर ये कि नाजरीन, जो तालिबान का वफ्द है उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि ये पहली दफ़ा एक तो मुज़ाकरात हुए हैं, लेकिन साथ साथ वो ये भी इंश्योर करवाना चाहते हैं कि जो इंसानी बुनियादों पर उनको जो इमदाद मौसूल हो रही है उसमें अमरीका उनकी मदद करे। और जाहिर है अल्टीमेटली तालिबान हुकूमत चाहती ये है कि उनको तस्लीम करें अमेरिका की तरफ से, एटलीस्ट इस हवाले से कुछ राह हमवार हो और कुछ मामलात आगे बढ़ सकें। दूसरी तरफ नाजरीन, अमरीकी वफ्द की अगर बात करें तो उन्होंने ये डिमांड की है रिपोर्टेडली तालिबान से कि अमरीकी शहरियों का जो इनखिला है वो अच्छी तरह से हो जाए और वो सेफली उनका इनखिला वो तालिबान हुकूमत यकीनी बनाए। दूसरा ये कि जो अमरीकी शहरी जो एक अगवा हैं, अगवाशुदा अमरीकी शहरी हैं, उनकी बाजियाबी यकीनी बनाए। और ये कि अफगानिस्तान में जो इंसानी हुकूक के हवाले से तालिबान का प्रॉमिस है वो तालिबान हुकूमत पूरा करे। इस हवाले से अमेरिका दबाव डाल रहा है, लेकिन ये कि अमरीकी वफ्द ने एक और बात ये बावर करा दी है कि फिलहाल तस्लीम करना इज नॉट ऑन द कार्ड्स फॉर देम। तो एक ये तमाम उमूर पे हम बात करेंगे और ऑब्वियसली कहाँ ये मामलात जाएंगे, क्या इसमें कोई आइस मेल्टिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और तालिबान हुकूमत के ऊपर जो प्री रिक्विजिट्स या जो शराइत अमेरिका ने लागू किए हैं
और एक तरह से पूरी दुनिया एक वेट एंड सी की स्ट्रेटजी के तहत चल रहे हैं कि आया उनकी हुकूमत को आके रिकॉग्नाइज करना है या नहीं, वो मामला कहाँ जा पाएंगे इन मुज़ाकरात के नताइज में। आई एम जॉइंड बाय अ वेरी पर्टिनेंट गेस्ट पैनल। नाजरीन, मैं आपसे बाकायदा तारुफ कराती हूँ, ताहिर खान साहब हमें पहले ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर तज्जियाकार हैं, सहाफ़ी हैं और इन तमाम अमूर को बड़ी गहरी निगाह से कवर करते हैं। बज़रिया स्काइप हमारे साथ हैं। वेलकम ताहिर साहब। और माइकल कुगलमैन नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अ वेरी रिनोन्ड एक्सपर्ट ऑन साउथ एशियन अफेयर्स। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस माइकल। आई रादर स्टार्ट विद यू। आप ज़रा मुझे मैं ताहिर साहब आपकी इजाज़त से मैं अगर माइकल का कमेंट पहले ले लूँ, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। Michael, I'd like to start the conversation with you. How do you see the Doha peace talks at this point in time going forward between the Taliban government and USA, because both have kind of placed conditions on one another, and do you think that this will at one point in time culminate into some form of recognition or engagement of the USA with the Taliban government in Afghanistan? Well, first of all, thank you for having me. I think it's clear that the U.S. government is very keen to engage with the Taliban government. It is made very clear that the recognition is not on the table right now and probably won't be so for the foreseeable future. But what stands out for me is that you actually have this very large, high-level U.S. delegation traveling to Doha to have talks with the Taliban that could have easily took place over the phone. And I think that that shows several things. One, it shows that these issues are important for the U.S. Issues like ensuring the safety of evacuees trying to get out, the importance of humanitarian supplies getting delivered, counterterrorism concerns. I think the U.S. wanted to convey a sense of how important these issues are, that it is willing to send this high-powered delegation instead of just doing things over the phone. Second reason why I think it's important that you actually have American officials traveling to meet in person with Taliban officials is that I think this really is a concession to the Taliban. It essentially builds on the legitimacy that the U.S. already gave to the Taliban when it signed the Doha Agreement last year. Again, these are talks that could have just happened with a few officials over the phone with the Taliban. So I think that by sending this delegation to Doha, it's meant to further concede, make another concession to the Taliban in the hopes that the Taliban will be willing to give something back. I would keep expectations low for what could happen at these talks. I don't know if there'll necessarily be any formal commitments that come out of them, but let's be clear, the stakes are very high, and so serious is the humanitarian crisis in Afghanistan now that I think that U.S. officials have to talk to Taliban counterparts about how to coordinate the humanitarian supply delivery and so on. And none of that requires any type of formal recognition from the U.S. government. Right, Michael, I'll revert to you, but let's hear from Tahir as well as to what does he have to report on this matter and what information does he have in particular. Tahir साहब, आपकी तरफ आती हूँ। दोनों के लिए क्या विन विन सिचुएशन हो सकती है? अभी आपने माइकल को सुना, एक काफ़ी आला सतह ये वफ्द है, हाई पावर डेलीगेशन है, ये खासी एक नोटवर्दी बात है। फरमाइएगा, आपको इससे कोई उम्मीदें वाबस्ता हैं? जैसे माइकल का ख्याल है कि उम्मीदें तो कम रखी जाएं। बहुत शुक्रिया आपका। मेरी नज़र में अगर जिस तरह माइकल बार बार बता रहे थे कि ये कंसेशन है तालिबान के लिए कि बहुत बड़ा डेलीगेशन वाशिंगटन से या अमेरिका से आया है, तो ये बात तो उसकी इसलिए दुरुस्त होगी कि अगर फेस टू फेस मुलाकात होती है तो ज़रूर जहन में कोई ना कोई चीज़ तो अमेरिका की होगी, और अमेरिका के लिए कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कि मौजूदा सेटअप के साथ अगर रिकग्निशन वाला मसला अब ना हो। रिकग्निशन का मसला इस वक्त किसी के टेबल पर नहीं है, हत्ता कि पाकिस्तान के टेबल पर भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान कहता तो एंगेजमेंट की बात करता है दुनिया से, लेकिन पाकिस्तान में जो मैंने पूछा है ऑफिशियल से, अभी तक कोई फॉर्मल हमारा भी डिस्कशन रिकग्निशन पे नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इस दफ़ा दुनिया को देखेगी कि दीगर ममालिक या पड़ोसी हमारे या करीबी जो दोस्त ममालिक वो क्या करते हैं। इस वक्त जो है कतर के जो मुज़ाकरात है ये दोनों की ज़रूरत है। उसमें एक दोहा मुआहदे का भी आप कह सकते हैं, क्योंकि उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, उनका जो निफाज है, तालिबान और अमेरिका दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो ये अच्छा मौका है कि दोनों आपस में फेस टू फेस जो जिनकी तशवीश है तालिबान की भी, और फिर जिस तरह तालिबान बार बार कहा भी है कि जो अफगानिस्तान का पैसा तकरीबन 9.6 अरब डॉलर जो उन्होंने मुंजमद किए हैं वो अफगानिस्तान का पैसा है। ये कानूनी तौर पर शायद अमेरिका के जहन में ये हो कि अब चूंकि वो हुकूमत नहीं रही,
जिनके साथ उनका एग्रीमेंट हुआ था 2014 में बी से, तो उसी के बेस पे वो 10 साल तक उन्होंने कमिटमेंट किया था कि वो पैसे देंगे जो अफगान फोर्सेस है। तो बहरहाल अगर अमेरिका इसी तरह उसके मुंजमद करते हैं पैसों को, तो फिर अफगानिस्तान के पास पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि उनके पास, आज मैं सुन रहा था एक यहाँ पर आजकल अफगानिस्तान से ताजिर आए हुए हैं, इस्लामाबाद में उनकी मीटिंग थी, आज मैं एक को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ तिजारत कर रहा है, बाकी कोई मुल्क नहीं कर रहा, क्योंकि सरहदों पे अभी तिजारत नहीं हो रही मां सिवाय पाकिस्तान के। तो लिहाजा अगर ताजिरों के पास पैसा नहीं होगा, और ये जो 9.6 अरब डॉलर की बात हो रही है, काबुल में जब मैं था गुज़िश्ता महीने, तो वहां ताजिरों से मैंने सुना कि इसमें 3 अरब डॉलर जो है वो ताजिरों का पैसा था जो बैंकों में था, वो मुंजमद हो गया है। और अगर ताजिरों के पास पैसा नहीं होगा तो कहां से वो इंपोर्ट करेंगे? इंपोर्ट नहीं करेंगे तो वहां पर मसाइल होंगे। वैसे भी अफगानिस्तान में इस वक्त जो मसाइल है इक्तिसादी भी है, और अब सिक्योरिटी के भी चैलेंजेस आ रहे हैं। जिस तरह दाइश, देखो ना, दाइश नंगरहार से शुरू हुआ, फिर जब नंगरहार से निकाला गया तो शहरों में चला गया, अब शहरों में काबुल में होता था, नंगरहार में होता था, अब वो शुमाल में भी चला गया, कुंदूज में हमला किया, बहुत बड़ा हमला किया। तो सिक्योरिटी इशू भी बन रहे हैं, इकोनॉमिक भी बढ़ रहे हैं। तो लिहाजा अगर ये बड़ी सूरत हाल, और ये ठीक कहा जिसका आपने मिसाल भी दिया, मुत्तकीन है वजीर खारिजा अफगानिस्तान ने, कि अफगानिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी है या गैर मुस्तहकम करना है, वो तो किसी के मफाद में नहीं है। फिर तो अमेरिका को भी शिकायत होगी कि दोबारा वहां से उनको खतरा पैदा हो रहा है। तो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात अहम है, और नताइज कुछ ना कुछ नताइज तो जरूर सामने आएंगे। यानी आपकी इसमें कुछ उम्मीदें जरूर वाबस्ता हैं। माइकल, Tahir has told us that since USA has frozen accounts of the Taliban, and this of course is creating economic crisis for them, since most of the traders have also gotten their accounts frozen, and there's no other country other than Pakistan which is at this point in time trading with Afghanistan. So do you think USA will kind of pay heed to these concerns of the Taliban government, and both of them are accusing each other for violating the peace accord? Who do you think is particularly responsible, and in your candid assessment? Well, absolutely. I mean, we all know how serious the humanitarian crisis is, and we all know how important it is for Afghanistan to receive support as soon as possible, particularly given the long time dependence of the Afghan state on foreign assistance. And this is something that goes way back. And certainly cutting off access to $9–10 billion in foreign reserves for the Afghan government is very, very serious. I don't think that the U.S. government is prepared at this point to unfreeze those assets. And I think that other Western states that are involved in these sanctions as well are not ready to make a change. I think that for the U.S. government, the challenge is how to ensure that it can deliver humanitarian assistance and financial support to Afghanistan through channels that do not go directly through an Afghan government that the U.S. government has refused to recognize. And of course, the Taliban wants the U.S. to change that policy. But I don't think the U.S. is ready to budge on that. But there have been some mechanisms that have been implemented. The U.S. Treasury Department has issued licenses that allow the U.S. government to provide a lot of assistance to Afghanistan through non-government channels inside Afghanistan. And this is why it's so important for the U.S. government to speak with the Taliban, to ensure that the U.S. can deliver humanitarian supplies to other actors on the ground, whether they be international charities or private sources in Afghanistan, and know that the Taliban will not interfere with that. But this is all very difficult to do. Certainly one could make an argument that this is not the time to try to punish the Taliban government, given the scale of the humanitarian crisis right now. Michael, tell us further a little, since it's also about the American citizens who want to evacuate from Afghanistan, and US wants this evacuation to be done safely. Do you think Taliban should be giving them certain assurances in this regard, and also regarding an American national who's under captivity and who's kidnapped? The US has also demanded to release that particular individual and to assure that he reaches home safe and sound. Do you think the Taliban government must also assure, at least on these particular points, which are in their own control and in their own hands? Well, no, absolutely. I mean, these are things that the U.S. is looking for assurances from the Taliban on. I mean, I think that the U.S. would not really be willing to make many major concessions to the Taliban
unless it were to have assurances from the Taliban on those very counts that you describe. And let's be very clear, ever since the U.S. withdrawal was completed on August 31st, the major goal, the major priority of the U.S. government is to ensure that though any U.S. citizens still in Afghanistan that want to leave can leave, and that the Taliban will not pose an obstacle to that. That is the major goal. Now, the issue of the U.S. hostage, Mark Frerichs, this is not a new demand. The U.S. has been trying to get him out, Correct. get him released for quite some time. Of course, as you know, the Taliban has insisted that in return for that, the U.S. Release a noted drug lord who's tied to the Taliban, and the U.S. has not wanted to do that. So it's going to be very difficult. I am cautiously optimistic that there can be some progress made on that front, but I think that it may take more than this weekend. I think that we should look at these talks that have happened today and yesterday as a start for more discussions that come and in the weeks ahead. These are very big, difficult issues to work out in just a few days. Correct. Let's see what headways are made in reality. Michael, I'll revert to you and I'll ask you about the emergence of ISIS-K and these matters of concern, which are rather global in a manner. But let me hear from Tahir first as well. Tahir, आप बताइएगा इंसानी हुकूक के हवाले से भी जाहिर है चूंकि तालिबान हुकूमत से अश्योरेंसेस गारंटीज मांगी जा रही हैं अमेरिका की तरफ से, खवातीन के हुकूक भी उनमें शामिल हैं। आपको लगता है कोई एट दिस पॉइंट इन टाइम कोई अश्योरेंसेस, कोई गारंटीज तालिबान हुकूमत दे पाएगा अमेरिका के लिए, एक तो, और दूसरा ये कि अपने अवाम के लिए भी, उनकी भी जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए? देखिए, ये उसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त तालिबान ने पॉलिसी नहीं बनाई। अभी उनकी पॉलिसी नहीं बने कि जो खवातीन जो इदारों में काम करती हैं, हुकूमती इदारों में, उसके लिए क्या पॉलिसी होगी। उन्होंने जो पासपोर्ट क्योंकि 2 दिन पहले उनके ऑफिस खुल गए हैं, वहाँ पे उनकी मजबूरी भी थी क्योंकि पासपोर्ट के लिए तो फिर खवातीन भी जाती है, तो वहाँ तो उन्होंने खवातीन से कहा कि वो आ जाएं, लेकिन दीगर इदारों में अभी तक उन्होंने इजाज़त नहीं दी। एक बात, यूनिवर्सिटी में खवातीन को अभी तक जाने की इजाज़त नहीं है, स्कूल्स कॉलेज में नहीं है। अभी स्कूल का सुना है कि बल्ख सूबे में, जो शुमाली सूबा है, उसमें उन्होंने ग्रेड 6 या 7 तक उन्होंने इजाज़त दे दी है। तो ये एक बुनियाद अब वो रख रहे हैं आहिस्ता। उनके लिए कोई और चारा नहीं है तालिबान के लिए, क्यों? लेकिन तालिबान ने पॉलिसी का ऐलान तो कर दिया है कि खवातीन की तालीम पे कोई पाबंदी नहीं होगी, और कुछ तजावीज़ भी बताई थी। खवातीन के मामला सिर्फ अमेरिका का नहीं है। आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बयान देखे, जो BBC को इंटरव्यू या दीगर इंटरव्यू में दे, उन्होंने भी ये जिक्र किया है। ये किस्म के शराइत कह सकते हैं आप कि खवातीन का, फिर इंसानी हुकूक का, ये सब के लिए अहम है, और उस पर मेरे ख्याल में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा, समझौता नहीं करेगा। अब तालिबान का इम्तिहान भी है कि वो अगर दुनिया के साथ उन्होंने चलना है, रिकग्निशन अगर वो चाहते हैं, तो फिर तो कुछ न कुछ, क्योंकि अभी तक तालिबान ने अक्सर मुतालिबात दुनिया के जो थे वो मुस्तरद किए हैं। मसलन जो एक जामिया एक वसीर बुनियाद हुकूमत है या इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, वो उन्होंने अभी तक नहीं मानी। फिर इस्लामी इमारत का मुखालिफत बिल्कुल की गई है कि उनका ऐलान ना हो, वो ऐलान हो गया है। फिर अपने अमीर को उन्होंने अमीरुल मोमिनीन डिक्लेयर कर दिया है। तो अगर दुनिया से आपके वो नहीं माने, जो अब जाहिर बात है मैं और आप उनको नहीं कह सकते आप ये करे वो करे, वो उनकी अपनी वो है। लेकिन अगर फिर आप दुनिया के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं, तो फिर तो दुनिया भी आपसे कुछ तवक्कुआत करेगी, कुछ उनके ख्वाहिशात भी होगी, कुछ मुतालबात भी होंगे। तो वो तो फिर उसको देखना पड़ेगा। Michael, lastly, I'd like to know from you, essentially, how concerned is the US regarding emergence of ISIS-K, and do you think they should help the Taliban regime mitigate this threat? Also, any word from you for the human rights situation there in Afghanistan, or the women rights situation there in Afghanistan? They've promised inclusivity, they've promised human rights, but do you really see this coming, essentially, in a sense? Yeah, so on the question of Daesh, on ISIS Khorasan, as you know, this group has been present in Afghanistan for more than 6 years now. It's long been a concern for the U.S., and when U.S. troops are on the ground, one of the major goals of that U.S. mission was to target ISIS Khorasan with the support of the Afghan security forces. But in terms of priorities now, I would argue that the U.S. government certainly worries about ISIS Khorasan.
but it is not the immediate term priority. The immediate term priority are I the see. issues that we discussed earlier, the issue of getting Americans out of Afghanistan and getting humanitarian supplies into Afghanistan. I think that for the U.S., the biggest concern with terrorism would be terrorism threats that could impact or target the U.S. directly, including the U.S. homeland. And I think that as much as the U.S. worries about ISIS-Khorasan, it views ISIS-Khorasan right now as a group that has the capacity to do horrific things in Afghanistan and regionally as well. It clearly poses a threat to Pakistan too. But I don't think that ISIS-Khorasan at this point in time has the capacity to plan and mount attacks on the U.S. homeland. And that is the major U.S. concern. So by maintaining this so-called over-the-horizon counterterrorism capacity, the U.S. would like to be in a position where it could have the ability to degrade the threat posed by ISIS-Khorasan. But because that doesn't presently pose a direct threat to the U.S. homeland, the main focus, at least over the next few weeks and months for the Fair U.S. enough. will be on these Michael, other can I have a issues. sentence from you on the inclusivity and human rights, women rights promises? Just a sentence. I'll wind up on that. That's very easy. The Taliban is not going to give the U.S. what it wants on that. Its basic bottom line ideology when it comes to views on human rights and women has not changed over the years, unfortunately. Fair enough. Nazreen, I'll have to wind up on that note. Thank you to both the gentlemen. ताहिर खान साहब, माइकल क्यूगलमैन हमारे साथ थे। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, शॉर्ट ब्रेक की तरफ इससे पहले जाएंगे और अगले सेगमेंट पे वापस जब आएंगे तो थोड़ी मुल्की सियासत का भी रुख करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अगले सेगमेंट के साथ आपके सामने हाजिर हैं अपोजिशन लीडर जनाब शहबाज शरीफ ने अपनी नई हिकमत अमली का ऐलान कर दिया है और उन्होंने बाकायदा तौर पर प्रेस टॉक करते हुए जिसमें उनके हमरा मौलाना फजल रहमान भी मौजूद थे, ये बताया है कि अब हुकूमत के मुखालिफ बाकायदा मार्च किया जाएगा और इसका आगाज़ होगा। याद रहे नाजरीन, अब ये जो हिकमत अमली है जो कि वाजे की गई है, ये एक तरह से आप इसको कहें कि ऑल्दो द अनाउंसमेंट हैज़ कम इन फ्रॉम द अपोजिशन लीडर, लेकिन ये पीडीएम का भी एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम इसी के साथ कोरिलेट कर सकते हैं और इसलिए हम ये बात कर रहे हैं चूंकि मौलाना फजल रहमान भी उनके साथ थे, उनके हमरा थे जब ये बात उन्होंने कही। इससे पहले भी मुतअद्दिद मरतबा अपोजिशन ने अपने मार्च का ऐलान किया है, लेकिन कुछ टाइमिंग या इसके स्केड्यूल के हवाले से मामला तय नहीं पा रहे थे। एक तब ये मार्च का ऐलान हुआ था जब पीपल्स पार्टी भी पीडीएम का हिस्सा हुआ करती थी और अब ये एक मरतबा फिर ऐलान हुआ है पीडीएम के ही प्लेटफॉर्म से आप कह लें, जब इसमें जो दो मेजर जो अपोजिशन की जमातें हैं वो नून लीग है और जेयूआई है। हैविंग सेड दैट नाजरीन, अब आगे बढ़ते ये कहते हैं कि अपोजिशन लीडर या ये जो अब इस वक्त पीडीएम की स्ट्रेटजी है वो हुकूमत के लिए कितना टफ टाइम उनको दे पाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की अब जो इसमें हिकमत अमली है वो अलहदा है, पीडीएम की इस वक्त जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हिकमत अमली है वो अलहदा है और दोनों आपस में डिटैच्ड हैं, क्योंकि इनके दोनों के दरमियान जो रिकन्सिलिएटरी तमाम जो कोशिशें थी वो किसी काम ना आ सकी और एज सच वो फ्रूटफुल साबित ना हुई कि पीपल्स पार्टी दोबारा शामिल हो जाए पीडीएम के इस अलायंस में। खैर, इस पे ज़रा बात कर लेते हैं दूसरे सेगमेंट के तहत, और जो अंदरूनी भी जो शहबाज साहब की जो एक स्ट्रैटेजी है और फिर जो मरियम नवाज साहिबा का जो इसमें एक बयानिया है या उनका ओपिनियन है उसमें भी फ़र्क नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर जब हसास इदारों के हवाले से जब बात की है तो मरियम नवाज साहिबा उसके ऊपर भी एक नया महाज लेकर आ रही हैं और शहबाज साहब का ये ख्याल है कि सिक्योरिटी मामलात को मद्देनज़र रखते हुए, बल्कि उन्होंने प्रेसिडेंस दी है इस्टेब्लिशमेंट को और उन्होंने कहा है कि उनको उनकी भी बेहतरी को और उनकी भी फलाह को मद्देनज़र रखते हुए ये जो मार्च है उसका वन ऑफ द एम ये भी है। तो इन तमाम अमूर पर नाजरीन बात करेंगे और इस पे सियासी जो मामलात हैं
कहाँ जाते हुए नजर आ रहे हैं, और क्या हर्जा सराई इस मरतबा ये ऑपोजिशन की पीडीएम के प्लेटफॉर्म से वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी या पीपल्स पार्टी जो स्ट्रैटेजी लेकर आ रहे हैं वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी? इसके ऊपर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी, स्काइप के ज़रिए हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए। बहुत शुक्रिया ऑन साहब आपकी मौजूदगी के लिए, फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। सेनेटर अफनान उल्ला भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नाजरीन, PMLN की नुमाइंदगी करते हुए। बहुत शुक्रिया अफनान साहब आपकी भी मौजूदगी के लिए, आपके वक्त के लिए। और मुझे शॉर्टली ससी पलीजो साहिबा भी पीपल्स पार्टी से इस पर ज्वाइन करेंगी, उनका भी मौक़िफ़ जानेंगे। ऑन साहब आप पहले इस पर कॉमेंट आप कर दें, आपको क्या लगता है कि क्या ये नया जो महाज है पीडीएम अब इस दफा मार्च वो करेंगे, चूंकि इससे पहले भी ये काफी दफा इसको डेफर किया गया और नई तारीखें बताई गई, इस मर्तबा तो वो काफी डिटर्मिन्ड लग रहे हैं कि वो मार्च करेंगे? इससे पहले अगर आप पीछे 2.5-3 साल में देख लें कि जो पीडीएम जिस तरीके से चलती रह गई है, उसमें भी जो सबसे बड़ा जो इब्हाम था वो ये था कि उनका एजेंडा कोई क्लैरिफाइड नहीं था। वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और चाहते क्या थे, एक तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा। दूसरा, ये जो चोंचू का मुरब्बा इकट्ठा हो गया था, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमीयत उल इस्लाम और बाकी तमाम पार्टीज के अपने एक नैरेटिव्स थे। इतनी सारी जमातों का किसी एक एजेंडे पे इकट्ठा होना और वो भी सिर्फ इसलिए कि किसी हुकूमत में आ जाए, वो आवाम को बड़ा भांप लिया था कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एंगलिंग कर रहे हैं, इसका मकसद और कोई नहीं है। अब आगे क्या होता है कि इसके बाद इस दफा जो नई स्ट्रैटेजी आई है वो बड़ी कंफ्यूजिंग है। मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब एक डबल गेम कर रहे हैं और इस वक्त वो ना सिर्फ आवाम को पागल बना रहे हैं बल्कि दो और लोगों को भी पागल बना रहे हैं। एक शख्स जिसको पागल बना रहे हैं वो उनकी अपनी भतीजी मरियम नवाज शरीफ है और दूसरे का नाम है मौलाना फजल रहमान साहब। बीबी को, मरियम बीबी अपनी भतीजी को वो कैसे पागल बना रहे हैं कि एक लीड लेने के लिए कि जो वो हॉकिश बिहेवियर मरियम बीबी नून लीग में रखती थी और जिसको वो नून लीग का एक सर्कल है उसको फॉलो करता था, उस सर्कल को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने ये पोजीशन ली कि चलो जी लॉन्ग मार्च करते हैं ताकि मरियम बीबी के जो लोग पीछे नून लीग के खड़े हैं वो इनके पीछे आ जाएं। और दूसरा, उन्होंने डबल गेम में जो मुनाफिकत करने की प्लानिंग कर रहे हैं वो मौलाना फजल रहमान को बेवकूफ बना रहे हैं। आपको याद होगा इससे पहले जब पीपल्स पार्टी ने विड्रॉ किया था पीडीएम में से, उस वक्त हमजा शहबाज शरीफ का भी यही बयानिया था जो पीपल्स पार्टी का था कि हम जमहूरियत में रह के यहाँ पे जो है ना रेजिस्टेंस करेंगे। इस वक्त मौलाना और साहब का शहबाज शरीफ अदम एतमाद भी लाना चाहते थे उस्मान बुज़दार के खिलाफ, तो लेकिन शहबाज शरीफ कभी भी इसके ऊपर ऑन बोर्ड नहीं थे। शहबाज शरीफ हमेशा चाहते थे कि हमारी हुकूमत का टाइम पूरा हो, वो क्योंकि रेजिस्टेंस कभी भी नहीं चाहते थे, वो हमेशा एक किस्म का नॉर्मल क्या कहते हैं न्यूट्रलाइज किस्म की पॉलिटिक्स का हम ही रहे। तो इस वक्त वो सबको पागल बना रहे हैं सिर्फ एक लीड लेने के लिए कि ना सिर्फ मैं नून लीग को लीड करने के काबिल हूं और मरियम बीबी की सियासत खत्म हो जाए, बल्कि मैं पीडीएम की लीड भी ले लूं। लेकिन ये दोनों हो नहीं सके क्योंकि मौलाना बहुत तेज है, बहुत शातिर आदमी है, उनको पहले पता चल जाता है। अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत क्लियर थी कि हम शहबाज शरीफ ने मुझे अभी तक नहीं कहा हम रोड कारवा भी कर सकते हैं, हम फैसलाबाद में जलसा भी करेंगे। तो इस तरह के जलसे तो पिछले 3 साल में गुजरांवाला, क्वेटा, कराची, फैसलाबाद पहले भी हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि क्लियर कट स्ट्रैटेजी नहीं है तो इसका अंजाम भी एग्जैक्टली वैसे हुआ जैसे पहले पीडीएम हुआ था। और शहबाज शरीफ की ये जो चाल है, आई कैन अश्योर यू, मरियम बीबी भी भांप चुकी है और फजल रहमान भी भांप चुका है। तो जहां इतना बड़ा मिसट्रस्ट हो अमंग द अलायंसेस जिन्होंने ये सारी वो चाल चलानी थी, मुझे नहीं लगता इसका कोई खातिर खा फ्यूचर आगे होगा। अच्छा, डॉक्टर अफनान उल्ला से पूछते हैं। ऑन साहब आपकी तमाम बातों के जवाबात। डॉक्टर साहब आप फरमाइएगा, ये तो एक मोमेंटम की भी बात है ना कि एक वक्त में जब पीडीएम ने अपना मैक्सिमम मोमेंटम गेन किया था, जलसे जुलूसों का सिलसिला, उस वक्त अगर आप मार्च करते तो यकीनन आपको उसमें ज्यादा आपको एक रिसेप्शन मिलता। लेकिन अब जब मोमेंटम एक तरह से टूटा है, उस तरह से सिलसिला भी नहीं है जलसे जुलूस का, आपको लगता है कि ये मार्च एक तो हतमी है? और अभी आपने सुना ऑन साहब का ये व्यू है कि शहबाज साहब ऑपोजिशन लीडर किसी तरह की डिस्टेबिलिटी नहीं चाहते, सो मच सो कि वो उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ जो अदम एतमाद था उस वक्त वो एट दैट पॉइंट इन टाइम ऑन साहब का ये ओपिनियन है कि वो भी नहीं चाहते थे, वो उनको रादर कंटिन्यू करके मुकम्मल करने देना चाहते हैं अपना टेन्योर। देखिए, जो हमारा इसके ऊपर पॉइंट ये है कि मतलब कि हम ये चाहते हैं कि ये हुकूमत जो है ये घर चली जाए, और उसकी वजह ये है कि ना महंगाई से कंट्रोल हो रही है, ना फॉरेन पॉलिसी सही तरह चल रही है। मुल्क के अंदर जो है वो इकोनॉमिक डिक्लाइन है, तकरीबन हर वर्टिकल के अंदर आप देखिए इकोनॉमिक डिक्लाइन है। सिविल इदारे तो बर्बाद हो गए हैं हर जगह पर। इन्होंने ऐसे लोगों को लगा दिया जो किसी इदारे को चलाने के काबिल नहीं है, और इसकी वजह से एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आ रहा है जिससे स्टेट फंक्शन बिल्कुल जो है वो फ्रीज हो गया। और उसका जो है अमली जो है वो अमल वो ये आप देखेंगे पिछले 1 महीने में 20 रुपया स्लाइड हो गया। तो अब आप मुझे बताएं, जब जिस हुकूमत से ना महंगाई कंट्रोल की जाए, ना फॉरेन पॉलिसी ठीक तरह चलाई जाए, ना जिसके क्या कहते हैं कुछ और
चीजें सीधी हो। लोग रोजाना खबरें आ रही है, कुश्तियां कर रहे हैं, लोग जो है वो अपने बच्चों को कुएं में फेंक रहे हैं, कोई दरिया में फेंक रहे हैं। जब हालात इस तरह के आ जाए तो फिर ये इस तरह के मुद्दे हैं वो चल नहीं सकते। अब ये इनके ऊपर बेहतर होगा कि ये खुद जो है इसको फैसला करें और ये चले जाए, वरना ऑपोजिशन के पास बहुत सारी ऑप्शन है। हम नो कॉन्फिडेंस मोशन भी ला सकते हैं, हम तहरीक एक और चला के आवाम को रोड पे ला सकते हैं। और हमारा ये ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि जो बैसाखियां हैं वो भी कमजोर पड़ गई है और इनको जो है वो गिरती हुई दीवार है, इसको धक्का देने का टाइम आ गया है। और उसके ऊपर अब हम अपने राय अमल बना रहे हैं जो अगले 1-2 दिन में आपके सामने आ जाएगा। और ज्यादा बात रहेगी पार्टी के हमारे इंटरनल, देखिए हमारी बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और उसके अंदर जो है वो बहुत सारे डिफरेंट लोग हैं, हर किसी की अपनी सोच है। लेकिन हम सब के लीडर जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं और फर्स्ट टॉप पे थे और जो भी फाइनल फैसला होता है वो करते हैं। बाकी और लोगों के हाथ में जरूर इख्तियारात है, लेकिन जहाँ कहीं कोई इशू होता है तो फाइनल अथॉरिटी सिट्स विद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। तो कोई ऐसी बात करना नहीं जी लड़े हैं या ये है वो ये। लेकिन अफनानुल्लाह साहब, आपने कोई हतमी डेट अभी तक फाइनलाइज नहीं की है और जो मौलाना साहब की भी जो जाहिर है जो वो अपने ओपिनियंस दे रहे थे, उन्होंने कहा जलसा भी हो सकता है, हम स्टॉप ओवर कर सकते हैं। तो अभी भी एक तो प्लान में क्लैरिटी नहीं है, ये बात तो एक तय है जो नजर आई है सो फार। और फिर ये बताइएगा कि अगर ये मार्च का मकसद भी एक जो मकासद हैं, मरियम साहिबा क्या साथ देंगी? क्योंकि जो पार्टी की एटलीस्ट जो मीटिंग्स हुई हैं गुज़िश्ता रोज में, हमने उसमें देखा था कि शहबाज साहब मल्टीपल मीटिंग्स में मौजूद नहीं होते थे। देखिए हमारी हर पार्टी के अंदर तमाम लीडरशिप तो नहीं, बहुत सारी जगहों पे इस तरह होता है कि कभी कोई और जाता है, कहीं कोई और जाता है। मिसाल के तौर पर पिछली में कन्वेंशन हुआ शहबाज साहब से सरगोदा में हुआ, वो नहीं थे। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हर कोई अपना शेड्यूल है वो उसके हिसाब से चल रहा है। और इसका मतलब ये नहीं कि डिफरेंस, मतलब सोच मुख्तलिफ होना एक और बात है। ठीक है, ठीक है, हो जाए उसके बाद तमाम लोग डिसिप्लिन के पाबंद है, तब तो उसको मैं अफनान साहब मैं लौटती हूँ आपकी तरफ। आपकी ऑल्दो आपकी ऑडियो पहले से खासी बेहतर है, लेकिन उसको मजीद अगर रिजॉल्व हम कर लें। मीनवाइल हम ससी पलीजो से भी उनका कमेंट लेते हैं, स्टॉलवर्ट आप पीपल्स पार्टी की। बहुत शुक्रिया ससी साहिबा आपके वक्त के लिए। आपने सुना अभी सेनेटर अफनानुल्लाह से हम बात कर रहे हैं, सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी भी हमारे साथ हैं। ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी क्या आपको दावत दी गई है बाज़ाब्ता तौर पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तरफ से इस मार्च में शमूलियत के लिए? क्योंकि आपके यानी बिलावल साहब के रिलेटिवली बेहतर मुरासिम हैं शहबाज साहब से एज कम्पेयर टू मरियम साहिबा। बहुत शुक्रिया मोना। अपोजिशन के लीडर जो कि शहबाज शरीफ साहब हैं, और आपको पता है नेशनल असेंबली में सबसे पहले हमने अपनी सपोर्ट शो की थी। जारी बातें नून लीग की अदद अक्सरियत की है, तो इस हवाले से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी बड़ा मुतहरक रोल पार्लियामेंट में रहा है, क्योंकि हम पार्लियामेंट को अहमियत देते हैं और जो भी अहम मामला हो हमारी तलमकान कोशिश रही है कि जहाँ हुकूमत उसको लीड चले वही अपोजिशन भी तगड़ी और मुतहद नजर आए। तो इस हवाले से तो पार्लियामेंट के हद तक तो बिल्कुल जो भी मामला होता है वो पाकिस्तान के इस्तेकाम और तरक्की के हवाले से मामला को ठीक करने के लिए हम हमेशा आगे आ जाते हैं। जहाँ तक पीडीएम का सवाल है मोना, तो पीडीएम में अभी हम नहीं है, हालांकि वो एक अनफॉर्चुनेटली चीजें कुछ इस तरह गवर्नमेंट हुई जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा एक किसी आप कह सकती है कि हमने उसकी थी वो एपीसी, और हमारी ख्वाहिश थी कि अपोजिशन जो कि पार्लियामेंट में है या पार्लियामेंट से बाहर है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन उसमें पुरानी में रखते हैं और फ्रेमवर्क में यकीन रखती है पार्टी, उनको साथ लेकर चले और चारों सूबों की नुमाइंदगी हो। बहरहाल वो चीज नहीं बन सकी कुछ नादान दोस्तों की वजह से, लेकिन अभी भी हमारी ख्वाहिश है कि अपोजिशन जो भी अहम मामला थे उसके साथ चले। लेकिन ये मार्च की जो बात है, ये अब तो जाहिर बात है हमारा अपना मैनिफेस्टो है और जो भी फैसले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है तो हम अपनी सीसी अपनी लीडरशिप अपनी पार्टी को सही हो गया। यानी ससी साहिबा, आप अभी बाज़ाब्ता तौर पर आपको इनविटेशन नहीं है मौजूदा पीडीएम की तरफ से कि आप इस मार्च में शमूलियत करें जो कि वो करने जा रहे हैं। ये फरमाइएगा, आपको लगता है कि इफेक्टिव होगी ये पीडीएम की जो कोशिश है हुकूमत मुखालिफ, अगर आप उसका हिस्सा नहीं हैं? और जाहिर है सिंध की रिप्रेजेंटेशन, सिंध की जो हुकूमत है वो इसमें नहीं है अगर मौजूद, आपको लगता है कि फिर भी टफ टाइम दे पाएंगे हुकूमत को? होना बड़ी अच्छी बात आपने कही, आपकी नजर रहती है
और यही एक मेजोरिटी सोच होती है। एंकर पर्सन तो बहुत सारे हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जब पीडीएफ बनी थी तो हमने चारों सूबों और पाकिस्तान के कोने कोने की नुमाइंदगी हमने चाही थी जिसमें गुलदस्ते की तरह। और अभी ये सारे लोग उंगलियां उठाते हैं कि पीडीएम में जिसका सबसे बड़ा मैंडेट रखने वाली पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और उसमें जाहिर बात है जिस तरीके से सारे मामला को हैंडल किया गया। तो अभी इस वक्त जो है हम पीडीएम में नहीं है और जो भी मामला है पीडीएम के अपने वो डिसीजन से आगे जाकर पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर साहब शहबाज शरीफ साहब बड़ी रेस्पेक्ट है साहबा इसके लिए भी। बहरहाल पार्लियामेंट का उसका नहीं है साहबा शहबाज शरीफ साहब है तो वो अगर कोई भी बात करेंगे बहस अपोजिशन लीडर के तो हमारी लीडरशिप उसका हमारे सोचेगी। लेकिन इस वक्त जो है मामला बहुत सारे ऐसे हैं, हम खुद भी आप देखा मुख्तलिफ उसमें चल रहे हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी बलूचिस्तान में जबरदस्त जंगी महंगाई के खिलाफ पार्टी की दिखी, अभी कश्मीर में भी आपने देखा। तो अभी इस वक्त अभी 17 अक्टूबर की तैयारी है हमारी जबरदस्त सबकी बहुत बड़ा एक शो है और उससे सारी महंगाई और दूसरी चीजें जमहूरी रवैया हुकूमत के सारे मेरे बहस आएंगे। लेकिन जहां तक मार्च की बात है उसमें फिर से मैं क्लियर करूंगी कि शहबाज शरीफ साहब अगर कोई बात रखेंगे चेयरमैन बिलावल साहब के हवाले से तो भी फैसला ये पीडीएम क्या है पार्लियामेंट के हवाले से कोई भी चीज आएगी तो उसमें तो बिल्कुल ठीक है, पार्लियामेंट के लेवल पर आप उनका साथ देंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया शशि साहिबा, आपका भी कमेंट बड़ा जरूरी था हमारे लिए। ऑन साहब टू यू, आपने सुना अभी अफनान साहब को भी शशि साहिबा को भी। शशि साहिबा ये कह रही हैं पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट की हद तक तो मुकम्मल साथ देंगे अपोजिशन लीडर का, और अभी अफनान साहब ने भी ये कहा है कि जी मुख्तलिफ बयानिए जरूर हैं पार्टी में लेकिन जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब वो उनको यूनाइट करते हैं, यूनाइटिंग फोर्स हैं। न्यूट्रल सा है लेकिन वो सेनेटर अफनान ने फरमाया मैं डिसएग्री करता हूं। अब नवाज शरीफ साहब वो तकरीबन पार्टी में फेल हो चुके वेरी फ्रैंकली, क्योंकि जो पंजाब का सेटअप है जितनी भी पंजाब की लीडरशिप है वो शहबाज शरीफ साहब को फॉलो कर रही है और उसको पावर हो चुका है कि अगर हमने नवाज शरीफ के नैरेटिव को फॉलो किया तो जिस तरह 18 का इलेक्शन ये हारे हैं ये 23 का इलेक्शन भी हार जाएंगे। तो इस वक्त नून लीग के जो सेकेंड ईयर लीडरशिप है उनका सर्वाइवल की जंग सिर्फ शहबाज शरीफ के साथ उनको नजर आ रही है कि अगर वो अपनी टोन मैलो करके बजाय उस तरह जिस तरह मरीम नवाज शरीफ चलती हैं और परसों तरसों उन्होंने स्टेटमेंट भी दी है, अगर उस बयान पे चलते रहेंगे तो पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है। तो वो सारी की सारी पार्टी अब शहबाज शरीफ के पीछे है। ये रोजाना शाम को बैठ के तमाम नून लीग के मेरे दोस्त जब भी क्लेम करते हैं कि पार्टी का एक हकीकी लीडर है और बार बार जब रीट्रेट किया जाता है इसी लाइन के अंदर बहुत बड़ा फ्लॉ मौजूद है कि हकीकत में अब नवाज शरीफ साहब इस पार्टी के लीडर नहीं रहे। ना तो वो इलेक्शन लड़ सकते हैं ना वो पार्टी को किसी सोच के हिसाब से लीड कर सकते हैं। आप ये गौर से देखिए कि जब कभी वो खिताब करने के लिए आते हैं पार्टी की लीडरशिप को तो बड़ा हॉकिश सा बिहेवियर होता है उनका और फौरी तौर पे वो चढ़ दौड़ो कूद दौड़ो मार दो फलानी एजेंसीज फलाना इंस्टीट्यूशन, वो एक ऐसा माइंडसेट है कि जो किसी भी तौर के ऊपर पॉलिटिकल एक वो जो आर्बिट्रेशन नहीं होती उसमें फॉल नहीं कर रहा होता, वो हमेशा आग लगाने वाली माइंडसेट के साथ आ रहा होता है। सो नून लीग की लीडरशिप कम से कम अब नून लीग नवाज शरीफ को फॉलो नहीं कर रही, वो आहिस्ता आहिस्ता शहबाज शरीफ को जा रही है। लेकिन ये जो शहबाज शरीफ साहब ने जो परसों चाल चली है कल मौलाना फजल वाली, ये भी अवाम जज कर गई है कि इसका सिर्फ मकसद मरियम बीबी को जो है ना एक दफा स्ट्राइक डाउन करके उसका वो जो आखिरी जो थोड़ा एक बाकियात बची है। तो फिर तो अगर मैं आप ही के आर्ग्यूमेंट के हिसाब से चलूं तो फिर तो ऐसा मालूम हो रहा है कि इस मर्तबा तो मार्च होगा ही होगा। अगर वो मरियम साहिबा को भी एक कन्फ्रंटेशन देना चाह रहे हैं शहबाज साहब तब भी तो वो मार्च हर सूरत करेंगे हुकूमत के मुखालिफ। होगा जी, शहबाज शरीफ साहब के होते हुए मार्च हो नहीं सकता। क्यों? शहबाज हमेशा जो है ना वो फजल रहमान साहब को इस्तेमाल करेंगे सिर्फ जलसों की हद तक, क्योंकि नून लीग के पास स्ट्रीट पावर मौजूद नहीं है। इस वक्त अगर किसी एक जमात के पास तुलबा के हवाले से स्ट्रीट पावर मौजूद है वो सिर्फ मौलाना के पास है। इसका मिसयूज जो है ना शहबाज शरीफ वो सिर्फ फजल रहमान को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पूरे पाकिस्तान अगले 3 महीने जो इन्होंने जलसे करने हैं सर्दियों में वो नून लीग को तुलबा की शक्ल में जमाती उलमा इस्लाम के वाले से वो थोड़ी सी स्ट्रीट पावर मिल जाए। अदरवाइज इसमें से कुछ नहीं निकलने लगा। आप हमजा के जलसे उठा के देख लीजिए, अभी जनूबी पंजाब में आए थे, हर जगह पे जलसा नहीं कर रहे थे, वर्कर कन्वेंशन कर रहे थे। अब एक नेशनल लेवल के लीडर हो, वर्कर कन्वेंशन मेरे जैसे लोग करते हैं जो 2-4 हजार पार्टी के
के वर्कर इकट्ठे करके और उनसे खिताब करते हैं। हमजा क्यों वर्कर कन्वेंशन करे? सो इनको सेंस बन गई है कि अगर इन्होंने अपने आप को लाइव रखना है तो एक पॉलिटिकल फोर्स चाहिए जो कि जमीयत उलमा इस्लाम है, और उसको ये मिसयूज करेंगे। लेकिन मौलाना बहुत तैयार है, वो जब तक इनको राजी नहीं करेंगे कारवां के ऊपर, उन्होंने जलसों में नहीं जाना। ये काइंड ऑफ कंफ्यूज रहेंगे और इसी में पीडीएम अपनी मौत खुद मर जाएगी। जी ऐसा ही है अफनान साहब, और सिंध की भी नुमाइंदगी नहीं है, इसका भी जवाब फरमाइएगा। पीडीएम में सिंध की नुमाइंदगी नहीं है, ससी साहिबा ने कहा, और उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन लीडर पार्लियामेंट तक तो जो उनको इन्वॉल्व करेंगे बिलावल साहब को, वो तो आएंगे, तो उस चीज में मुकम्मल हिमायत करेंगे पीपल्स पार्टी। लेकिन मरियम साहिबा के हवाले से ससी साहिबा ने कमेंट किया कि वो तो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। लेकिन मरियम नवाज पार्लियामेंट का हिस्सा होना हो, वो पार्टी की बहुत बड़ी लीडर है और पाकिस्तान की मकबूल तरीन लीडर्स में से एक ये, और पार्टी पॉलिसी के अंदर उनकी बहुत ज्यादा स्टे है। तो वो जो भी डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, उसके अंदर मरियम नवाज साहिबा जो है वो प्ले करती है। अब जो बात रहेगी कि मियां साहब की सजा खत्म हो गई, मुस्लिम लीग नून की सजा खत्म हो गई, मैं बहुत छोटा सा था 12 अक्टूबर 1999 का जब हुआ था, और मुझे याद है इस तरह की बातें जो उस वक्त की गई थी कि जी नवाज शरीफ की सजा खत्म हो गई है और लीग नून खत्म हो गई और सारा कुछ खत्म हो गया। उसके बाद आपने देखा कि हमने 3 सालों बाद 2008 में पंजाब में हुकूमत आई और 2013 में वफाक में हुकूमत आई। ये बातें बहुत हमारे मुखालिफ बड़े अरसे के ख्वाहिशात में दिलों में बैठे हुए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुस्लिम लीग नून मुत्तहद है, और आप देखेंगे वो मुत्तहद ही रहे। और हम जो ये कहते हैं अपना बयानिया है वो वही चलाएंगे जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का बयानिया है, और PMLN का बयानिया वही है। और इसके अलावा जो है पार्टी के अंदर और लोगों की सोच जरूर है, लेकिन जो है वो फाइनल से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के मामला। लेकिन अफनान साहब आखिरी कमेंट कर दीजिएगा। एक तो सिंध की नुमाइंदगी के हवाले से बताएं कि पीपल्स पार्टी की एब्सेंस में सिंध की नुमाइंदगी तो ना हुई फिर पीडीएम में, और दूसरी ये भी बात फरमाएं कि अभी ऑन साहब ने ये खासी इंटरेस्टिंग बात की है कि नवाज शरीफ साहब का मरियम साहिबा का जो बयानिया है वो खासा आपको पता है कि हर्जा सराई पर मबनी है, तो वो जो ज्यादातर पार्टी के लोग हैं वो उसको फॉल नहीं करना चाहते। आप इस चीज पे क्या कहेंगे? लेकिन मैं इस पे ये कहूंगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है उनका जो बयानिया है वो पाकिस्तान के मुफाद सामने रखते हैं। ये बयानिया हम 74 साल से आज़ादी राधा पटेल वाला मामला चलाए जा रहे हैं, और उसकी वजह से जो मुल्क का असर रसर हुआ है वो सबके सामने ही है। ये जो है ये बात नहीं चल सकती। मेरा तो ख्याल है ऑन साहब को फिक्र करनी चाहिए, अभी तक DPISI की अनाउंसमेंट नहीं हुई। ये मामला जो हमारी वोट पे इज्जतों की जंग है कि आपको ना लड़नी पड़ जाए। ये मेरा ख्याल है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी को और तमाम पॉलिटिकल प्लेयर को ये बात समझनी चाहिए कि आइन और कानून जो है उसके अंदर रह के ही मामला आगे चलाए जाए, तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। और हमारे नुमाइंदे जो है उनका राइट है आगे हुक्मरानी का, जो आवाम के नुमाइंदे हैं, और वो पॉलिसी मेकिंग करेंगे। बाकी तमाम एग्जेक्टिव जो है उनके अंदर आए। अगर स्टेट बियॉन्ड स्टेट करेंगे तो मामला आगे चलेंगे। ऑन साहब इसका जरा जवाब फरमाइएगा, फिर मैं वाइंड अप करूं। मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया, जब वो हंस रहे थे वो क्या बात की इन्होंने जी? ये एक तो उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो बिल्कुल उसको सब लोग फॉलो कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, और वो बड़ा मकबूल है पूरी पार्टी में। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मरियम साहिबा के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि वो जो भी उनकी बातें हैं, लेकिन वो एक खासी पॉपुलर लीडर हैं। और आपको हसास इदारों के हवाले से उन्होंने एक बैसाखियों वाला कमेंट इससे पहले भी किया था, तो वो कह रहे हैं कि वो तमाम मामलात अभी एक ऐसे हैं कि प्रोबेबली आप एक वीक पोजीशन पे हैं और इसको कैपिटलाइज कर सकती है ऑपोजिशन आपके खिलाफ। अच्छा एक बात बताऊं, पॉपुलर होना और प्रैक्टिकल होने में बड़ा फर्क है अभी भी, ये इस तरह याद रखिएगा। ड्रेसिंग अच्छी करना, पूरा अपना एक अटायर पर्सोना बिल्ट अप करके आके अपने आप को एक ब्रांड के तौर पे एस्टैब्लिश करना, इसका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं होता। बेनजीर भुट्टो शहीद एक ब्रांड था, वो एक अलग चीज थी, उसका माइंडसेट था, उसकी एक लेगेसी थी, उसका एक वालिद का एक प्रोफाइल था, उसने अपने आप को ब्रांड एस्टैब्लिश किया था अपनी ड्रेसिंग के हिसाब से। तो कोई अगर ऐसा पर्सोना फॉलो करके समझता मैं बेनजीर भुट्टो बन जाऊंगा, वो दोबारा कोई नहीं बन सकता। पहले तो उसको साइड पर रख लेते हैं। नंबर 2 इशू जो आ गया इन्होंने कि जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है वो मकबूल है। मैं सिर्फ ये कह दूं कि आप सिर्फ ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट उठा के देख लें पिछले 1-1.5 माह की, आपको समझ लग जाएगा। आप जो इनके वो राणा साहब है, राणा तबीर साहब, उनकी स्टेटमेंट्स उठा के देख लीजिए। पार्टी के हवाले से जो प्रोफाइलिंग, मैं जो कह रहा हूं, चले मैं तो इनका मुखालिफ, इनके अपने लोग जो हवाले से एक बयान बार बार जारी कर रहे हैं कि हमारे फ्लॉज है, हमारे रैंक्स एंड फाइल्स में एक बहुत ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये जो आपने रेफर किया है, ठीक है। ठीक है, तो
ये स्टेटमेंट्स तो इस वक्त पब्लिकली मौजूद है। लेकिन नॉन साहब ये आखिरी इसके ऊपर एक लाइन फरमा दें कि ये कह रहे हैं कि आप एक वीक पोजीशन पे हैं, तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि आपको ज्यादा ऑपोजिशन से खतरा होना चाहिए। मैं मौलाना भी एक बात बताऊं, हम जितने भी वीक हों, वो तो अल्लाह की जात ताकतवर है, इंसान तो कमजोर ही होता है, लेकिन 3 साल में जिस तरह हमने हुकूमत की है, मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में इससे ताकतवर शायद हुकूमत और इससे कमजोर तरीन ऑपोजिशन पाकिस्तान की तारीख में आपने कभी नहीं देखी होगी। अगर 3 साल में एक ऑपोजिशन जो इतनी स्ट्रांग थी, हमारे पास 10, 12, 15 वोट का फर्क है, 3 साल में अगर वो थोड़ा सा भी हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाई और अपना एक नैरेटिव, स्ट्रांग नैरेटिव जो हमारे खिलाफ, जिसको वो अवाम को बेच पाते, अवाम को बावर करा, अगर वो बिल्ड नहीं कर पाई, तो हमारी कमजोरी मैटर नहीं करती हजूर, आपकी कमजोरी मैटर करती है। ये ब्रांडिंग इन्होंने करनी थी, ये इन्होंने एस्टैब्लिश करना था। ठीक है, मैं मेरे पास राइट नाजरीन, मेरे पास वक्त चूंकि इतना ही था इस सेगमेंट में। थैंक यू टू बोथ द जेंटलमैन, सेनेटर ऑन अब्बास बपी, सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह हमारे साथ थे, ससी पलीजो साहिबा ने भी हमारा साथ दिया था। वक्त इतना ही था, लेकिन यकीनन इसमें हम लोग बहुत मजीद जो बातें हैं वो प्रोब कर सकते हैं इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में। देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।